जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आपके जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हों उसके लिए साथियों हमने संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डीपली पढ़ाने की कोशिश किया है और आप सभी को पसंद भी आया होगा। दोस्तों, उसी क्रम में हम देख रहे थे संवैधानिक निकाय, और संवैधानिक निकाय का आज दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पहला पार्ट देख लिया था, ठीक है। हमने बताया था कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, वे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, यानी कह लीजिए कि कहीं किसी आर्टिकल में अगर उसका उल्लेख मिल जाए दोस्तों, वही क्या है, संवैधानिक निकाय है। जिनमें दोस्तों हमने पहले उसमें देखा था कि कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं सारे सारे आपके संवैधानिक निकाय हैं जो हमने बताया, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इन सब के बारे में लगभग मैं पढ़ चुका हूं दोस्तों। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े, देखिए आप चले जाइए प्लेलिस्ट पे। हमने प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों संविधान का, ठीक है। इसी में दोस्तों आपको सारी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। इसे कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिसको होमगार्ड का बैच चाहिए मेरे दोस्तों, वो डेमो क्लास यहाँ देख सकता है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को दोस्तों ऑफर मिलने वाला है। एक बार फिर से दोस्तों, तो अगर जिसको भी चाहिए दोस्तों 26 जनवरी को परचेस कर सकता है, यानी कि कल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से वो अपने ही प्राइस पे आ जाएगा, ये मैं पहले बता दूं। और दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं आप यहाँ से। मूल विधि की दोस्तों क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही शानदार से तरीके से कराया। और स्टैटिक जीके करवाया है, तो आप देख सकते हैं जा करके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं आपको बता दूं, देखिए ये यूपी पुलिस का है दोस्तों, और यूपी पुलिस में दोस्तों ये सामान्य हिंदी और दोस्तों सामान्य ज्ञान का, इनका दोस्तों बैच में रिकॉर्डेड बैच लेकर के आया हूँ। पूरा का पूरा दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कराया जाएगा और पूरी हिंदी कराई जाएगी, ठीक है। कितने कैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जीके को हमने इस तरीके से बांटा है, जिसमें हमने स्टैटिक को अलग बांटा है, करंट अफेयर अलग, विषय सब्जेक्ट वाइज अलग, और होम गार्ड के लिए भी ये काम आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि होम गार्ड के भी टॉपिक इसमें डाल दिए हैं। अगर आप होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस वाला ले दीजिए, दोनों काम आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें मैं स्टैटिक के पार्ट्स कराऊंगा। स्टैटिक के पार्ट्स आप देख सकते हैं कितने सारे पार्ट्स हैं स्टैटिक जीके वाले, तो टोटल 24 पार्ट इनको कराएंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इस बैच में पीडीएफ आपको कंबाइंड नहीं मिलेगी, मैं दोबारा बता दूं। इसमें टॉपिक वाइज, जैसे भारतीय कृषि पढ़ा, भारतीय कृषि का पीडीएफ लगा हुआ मिल जाएगा, नगरीकरण का मिल जाएगा। इस तरीके जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको लगा हुआ मिलेगा। देखिए करंट अफेयर दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश का अलग पढ़ाऊं, अलग होगा मंथली वाइज, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा, कोई चर्चित टॉपिक होगा जिससे इंपॉर्टेंट लगेगा उसका अलग करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको संविधान दोस्तों पूरा मिलेगा, भूगोल पूरा मिलेगा, इतिहास मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल और विज्ञान सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल होम गार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इसमें डाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका हिंदी है, हिंदी हमने जूनियर असिस्टेंट वाला जो रिकॉर्डेड बैच था उसको डाला हुआ है, तो आप जा करके ले सकते हैं दोस्तों। इसका प्राइस मेरे दोस्तों 299 रुपये रखा था, मगर 26 जनवरी को दोस्तों, यानी कि कल, आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा दोस्तों गिरावट मिलेगी, यानी कि बहुत ही अच्छे रेट पे आपको ये मिल जाएगा, प्राइस पे मिल जाएगा। जाकर के आप ले सकते हैं। कैसे जाएंगे दोस्तों, तो आपको हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां जैसे जाएंगे दोस्तों, देखिए ये है आपके यूपी पुलिस और यूपीपी के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं स्पेशल टॉपिक्स पीडीएफ, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। देखिए इतने सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत ही बेहतरीन अपडेटेड तरीके से 99 रुपीज़ में, तो जाकर के ले सकते हैं। देखिए जिसको बैच चाहिए वो पेड क्लासेस वाले कॉलम पे जाएगा, और जैसे जाएगा दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस हिंदी जीके बैच दोस्तों 299 रुपये, मगर कल के लिए दोस्तों ऑफर प्राइस होगा। और ये होम गार्ड का दोस्तों 251 है, मगर कल आपको 26 जनवरी को आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिनको ई बुक्स चाहिए, ई बुक्स वाले कॉलम में जा सकते हैं। और मेरे दोस्तों देखेंगे कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक, देखिए पीडीएफ है दोस्तों 121 रुपये मिल जाएगा, 150 का है दोस्तों। ये पूरे टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। यूपीएसआई का दोस्तों मूल विधि का 125 रुपये में दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों मात्र 25 रुपये में पूरे 2025 का करंट अफेयर मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए, और कंप्यूटर की ई बुक दोस्तों 80 रुपये में कर दी गई है, ठीक है। ये आपके लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी की ई बुक्स मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये रही दोस्तों स्टैटिक जी के 99 रुपये, इतने सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, इतिहास की, भूगोल की, और ये रही पॉलिटी की, जाकर के ले सकते हैं दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई जो मैं करा रहा हूँ इसी से करवा रहा हूँ दोस्तों, इसे आप ले सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में, और इन्हें प्रिंट आउट भी करवाना चाहे करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों देखते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सब चीज़ें मैं करवा चुके थे, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए हमने केंद्रीय प्राधिकरण भी करवा दिया था। इसके आगे देखते हैं आज। तो मेरे साथियों अब देखने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको हम बोलते हैं एससी आयोग, ठीक है। क्या बोलते हैं? एससी आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करूं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका उल्लेख किसमें, भाग 16 में है। आपको बता दें कि मूल संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत, क्या, अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान था। यानी जो ये अनुच्छेद 338 ना, इसमें जब हमारा मूल संविधान बना था उसी में दोस्तों दोनों आयोग की स्थापना की बात की गई थी, एससी और एसटी दोनों। समझिएगा, ये चीज समझिएगा, ठीक है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब आर्टिकल 338 में क्या कहा गया था कि एक ही में, इसी 338 में कहा गया था एससी व एसटी आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यानी 338 में ही एससी एसटी दोनों आयोग थे, ठीक है। मगर ये आपको संविधान संशोधन याद रखना है कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था कि मूल संविधान में क्या था कि आर्टिकल 338 में दोनों आयोग मिल जाएंगे, एससी व एसटी दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मगर 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया कि भैया एससी आयोग अलग कर दिया गया और एसटी आयोग अलग कर दिया गया। समझ गए? चलिए, समझ गए ना। चलिए अब देखिए यहां पे याद रखना कि प्रथम अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन दोस्तों 12 मार्च 1992 किया गया था। प्रथम अनुसूचित जाति व जनजाति यानी एससी एसटी, है ना, आयोग का गठन 12 मार्च 1992 किया गया। और आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे व अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब आपके दिमाग में आएगा सर कितने सदस्य होंगे इस आयोग में? तो दोस्तों एक अध्यक्ष होगा, एक होगा उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य हो सकते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होंगे। कितने? 5 सदस्य। आपको मैं बता दूं कि अध्यक्ष व सदस्य अधिकतम 2 बार ही नियुक्त करे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो उसी प्रकार से अध्यक्ष व सदस्य दोस्तों केवल और केवल 2 ही बार मतलब नियुक्त किया जाए। किसी एक व्यक्ति को केवल 2 बार अध्यक्ष और 2 ही बार उपाध्यक्ष बनाया जा सकता, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान होता है, मतलब इनको दर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है उस तरीके से अध्यक्ष को उसी प्रकार के पावर होते हैं और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा कि अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हो। और यहां पे याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान जी थे। 24 फरवरी 2004 से लेकर के 6 अगस्त 2016 तक, 2006 तक, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों ये है इनके आयोग के अध्यक्षों की सूची। जैसे पहले कौन थे? सूरज भान थे। देखिए थोड़ा सा इसमें दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा एरर हो जाता है, यानी इस तरफ से इस तरफ हो जाता है, तो याद रखिएगा कब से कब तक? तो 24 फरवरी 2004 से 6 अगस्त 2006 तक, ठीक है, इस तरीके से। फिर दोस्तों दूसरे बूटा सिंह होते हैं 24 मई 2007 से 24 मई 2010 तक। फिर दोस्तों पीएल पूनिया, देखिए पी पूनिया एल होगा, पीएल पूनिया है, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये दोस्तों 2 बार टर्म होता है, देखिए टर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और राम शंकर कठेरिया दोस्तों ये भी टर्म नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य निवासी थे, इसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है। और फिर विजय सांपला आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो वर्तमान में है किशोर मकवाना जी है। कौन है? किशोर मकवाना जी वर्तमान में क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहीं पे याद रखेंगे कि 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 में क्या होता है? फिर से एक 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है। इसने संविधान के 338 में संशोधन किया और साथ ही एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति यानी एससी तथा एसटी के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर दी। मतलब पहले क्या था दोस्तों, इस संशोधन के पहले क्या था कि जो एक आयोग होगा वो एक सदस्य होगा, मगर फिर दोस्तों इसमें जब संशोधन किया गया फिर इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया, ठीक है। और हमने बताया ऊपर भी बता दिए कि 89वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ 2003 में कि अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। साथ ही एससी व एसटी के लिए
तात्कालिक राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में इस प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी एससी आयोग अलग कर दिया गया, एसटी आयोग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि एससी आयोग किसमें है, तो दोस्तों देखिएगा कि अब आर्टिकल 338 में क्या है, आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी एससी आयोग है। और आर्टिकल 338 ए में दोस्तों किसके द्वारा, संविधान संशोधन 1989 द्वारा आर्टिकल 338 ए जोड़ा गया, उसमें दोस्तों एसटी आयोग का कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को डाल दिया गया। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, आर्टिकल 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें, आर्टिकल 338 ए में। दोनों को अलग अलग किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 89वें संविधान संशोधन द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इनके कार्य क्या होते हैं, तो कार्य की बात करूं दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना, और साथ ही दोस्तों उनके कामकाज का मूल्यांकन भी करना। ठीक है, देखिए इसके कार्य क्या होंगे, कार्य तो वही होंगे ना जो कि उस जाति के लिए बढ़ावा के लिए काम किए जाए। ठीक है, चलिए अगला है अनुसूचित जाति के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। मान ले दोस्तों अनुसूचित जाति के अधिकारों को कोई हनन कर रहा तो उसकी जांच करना। ठीक है, अगला है कि अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, एवं संघ एवं राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। मतलब ऐसी योजनाओं को बनाने का प्रयास कराना कि जिससे दोस्तों उनका विकास हो सके। ठीक है, ये वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समय पर जब वह उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दोस्तों ये भी इनका काम होता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों के साथ साथ अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ या राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना। और यहीं पे दोस्तों याद रख लीजिए कि वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, यानी कि जब ये 2018 तक दोस्तों इसमें ओबीसी की भी जिम्मेदारी थी। ठीक है, और इसे 102वें संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कुछ अन्य प्रावधान जो हैं दोस्तों संविधान में, वो क्या क्या हैं, तो आर्टिकल 15 कहता है कि यह अनुच्छेद विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, अनुसूचित जातियों एससी के संरक्षण एवं उत्थान पर बल देता है। अनुच्छेद 17 क्या है दोस्तों, आपको पता है भेदभाव मतलब छुआछूत से मतलब अस्पृश्यता का अंत कहता है ना, तो इसमें भी एससी एसटी को भी वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 46 का कहता है यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने के निर्देश देता है। वहीं दोस्तों 243 डी क्या कहता है, डी का 4 कॉलम क्या कहता है, यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में पंचायतों, स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। वहीं 243 टी का 4 क्या कहता है, यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के मतलब अनुपात में नगर पालिका, देखिए ग्राम पंचायत के लिए, नगर पालिका के लिए, यानी शहरी स्थानीय सीटों के लिए बंटवारे की बात की रहा। 330 देखिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में क्रमशः दोस्तों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब दोस्तों दूसरा जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, हमने जाति आयोग देखा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देखा था, अब हम जनजाति आयोग देखेंगे। आर्टिकल 338 ए में इसको डाला गया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग है ना कहाँ किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को अलग कर दिया गया, दोनों आयोग अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, ये इसे 338 ए में डाल दिया गया। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया और इनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। इनका भी कार्यकाल दोस्तों देखिए लगभग सेम ही है सब, ठीक है। इनका भी कार्यकाल 3 वर्षों का है। इनमें भी दोस्तों कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनमें भी दोस्तों अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जा और उपाध्यक्ष को राज्य केंद्रीय मंत्री दर्जा और भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है सदस्यों को, ठीक है। चलिए, इनके वेतन भत्ते भारत के सचिव के समान होते हैं। आपको बता दें कि नोट करके लिख लीजिएगा कि अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए और प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। और आपको बता दें एक अध्यक्ष जो है या फिर सदस्य हैं वो केवल 2 ही बार नियुक्ति के पात्र होंगे, जैसे हमने बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए, इनकी सूची बता दें आपको कौन पहले बना। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है। तो देखिए पहले अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले कुंवर सिंह टेकाम 2004 से 7 तक, ठीक है। फिर उर्मिला सिंह बनी 7 से 10 तक। फिर दोस्तों रामेश्वर उमराव दोस्तों 2 बार बने 10 से 13 और 13-17 तक, ठीक है। नंद कुमार साई दोस्तों 17 से 20 तक। फिर दोस्तों हर्ष चौहान 21 से 23 तक। और दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है? अंतर सिंह आर्य, ठीक है, याद रखेंगे। और इनके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो क्षेत्रीय कार्यालय आपको बता दें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। कहाँ कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जयपुर राजस्थान के, ठीक है, और रायपुर छत्तीसगढ़ के, रांची झारखंड में और दोस्तों शिलांग मेघालय में, ठीक है। चलिए, इनके कार्य भी दोस्तों आपको पता है जो कार्य होंगे इन्हीं के उससे संबंधित होंगे। तो आपको बता दें कि कार्य क्या है? संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों संबंधित मामलों की जांच व निगरानी करना। जो भी दोस्तों कानून बने हैं जिसमें इनको एसटी को फायदा मिलता है दोस्तों, उनके अधिकारों के मामलों को उठाना, जांच करना, ठीक है, ये सब चीजें इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इनके कार्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष दोस्तों या फिर आवश्यकता पड़ने पर इनको रिपोर्ट प्रदान करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है इन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों की सिफारिश करना और राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित किसी अन्य कृति का निर्वहन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों देखिए भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान की बात करें तो भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मापदंडों को परिभाषित नहीं करता। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और वर्ष 1935 में हमने बताया कि पहली बार भारत शासन अधिनियम ने 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। वहीं दोस्तों 6 जून 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में SC/ST के कर्मचारियों को प्रोन्नति के कानून के आरक्षण की भी मतलब सम्मति दी थी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आदिवासी नीति लाया गया। इसका प्रारूप 21 जुलाई 2006 को जारी किया गया। इस नए प्रारूप में सरकार ने आदिवासियों से जुड़े टोटल 23 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब संवैधानिक बात करें तो मेरे दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की तो आर्टिकल 366 का 25 कॉलम क्या कहता है? यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसमें अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां मानी गई हैं, ठीक है। 242(1) का कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या
उनसे उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, यानी कि उन्हें जनजाति बना सकेगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? यह 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए। और 6ठी अनुसूची में दोस्तों आपको पता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए और दोस्तों बात करते हैं वैधानिक प्रावधान। तो दोस्तों इनके लिए आपको पता है अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक संरक्षण अधिनियम, अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC/ST एक्ट 1989 लाया गया दोस्तों, 1989 में याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया है। और पंचायत उपवन दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 लाया गया। और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 लाया गया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ चुके हैं ST एक्ट के बारे में, सॉरी ST आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते दोस्तों, अगला क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसे दोस्तों 338B में डाला गया। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि 338 में क्या है। तो 338 में दोस्तों SC एक्ट आयोग है। ठीक है, 338A में क्या है? ST आयोग है। ठीक है, और 338B में क्या कर दिया? OBC आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों याद रखना कि अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है, कि पिछड़े वर्ग आयोग की। ठीक है, यूपी पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद देखिए संविधान संशोधन लाया जाता है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 लाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा मिलता है? 102 में तहत, है ना। 101 में GST दोस्तों, 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलता है। किस आर्टिकल में डाल दिया जाता है इसको? आर्टिकल 338B में। ठीक है, चलिए पृष्ठभूमि में बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में राष्ट्रपति के आदेश पर, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे, इसलिए इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने दोस्तों, है ना, पहला आपसे पूछेगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी, जिसमें आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की व उनके लिए आरक्षण, शैक्षिक व आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी उपायों की सिफारिश भी की थी। ठीक है, फिर दोस्तों द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर मंडल आयोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि BP मंडल इसके अध्यक्ष थे, का गठन 1979 में करते हैं, 79 में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष BP मंडल होते हैं, इसलिए इसको मंडल आयोग कहते हैं। इस आयोग द्वारा 1980 में रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 3743 पिछड़ी जातियों का पहचान की गई और जिन्हें सरकारी सेवाओं में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई। दोस्तों 27% आरक्षण जो है वो इन्हीं के द्वारा मांग की गई थी। UPSI में ये पूछा भी जा चुका है। आपको बता दूं साथियों कि 13 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण की घोषणा कर दी गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया और इसी निर्णय में केंद्र व राज्य सरकारों को एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के निर्देश भी मिले थे। ठीक है, यानी कि कहा गया कि कुछ लोग होंगे जो क्रीमी लेयर होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, बाकी सब लोग इसमें उनको आरक्षण मिलेगा। क्रीमी लेयर का होता है दोस्तों क्रीम, जैसे मलाई होती है ना, क्रीम निकाले, तो वैसे क्रीमी लेयर बनाएगा कि जो इससे ज़्यादा पैसे कमाते होंगे उनको नहीं रखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत दोस्तों उनकी आय सीमा 1 लाख रुपये रखी गई थी। 2004 में इसे बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया। ठीक है, 2008 में बढ़ा के 4.5 लाख कर दिया गया और 2013 में इसे 6 लाख वार्षिक कर दिया गया। वर्तमान में दोस्तों इसे 8 लाख वार्षिक, यानी कि आपको OBC होने पर दोस्तों आरक्षण कब तक मिलेगा? अगर हम OBC मान लिया दोस्तों, तो हमें आरक्षण कब तक मिलेगा? जब तक दोस्तों हम 8 लाख रुपए वार्षिक नहीं कमाते। अगर 8 लाख से अधिक कमाने लगे तो ये हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, हम क्रीमी लेयर के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, हम क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिशों के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करें। इन निर्देशों का अनुपालन में संसद ने
वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, जिसके अधीन एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को किया गया। और वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से इसको संरक्षित किया जा सके। और 2018 देखिए अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति से सहमति मिली और ये दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक है। ठीक है, जो पहले ये अधिनियम लाया गया था इसको हटा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब एक आयोग बन चुका है पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, चलिए अब याद रखेंगे अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को भी महिला हो या पुरुष हो इसके अतिरिक्त, ठीक है, तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल कर दिया। यानी जो किन्नर होते हैं दोस्तों, इनको हम हिजड़ा कहते हैं, ठीक है, आम सी भाषा में, ठीक है, उनको महिला और पुरुष से हटा करके एक अलग थर्ड जेंडर के रूप में इनको परिभाषित किया गया और कहा गया कि ये भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के दोस्तों आयोग की संरचना क्या होगी? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसमें भी दोस्तों सेम चीजें हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हो सकते हैं, यानी 5 सदस्य। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और आपको बता दें अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। और कार्य दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा दोस्तों, जैसे सब करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको दोस्तों हमने आज आपके समक्ष रखा है, तो याद रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिए दोस्तों। एक बार फिर से कहूँगा, जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों हमने जो बनाया है आपके यूपीएससी के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कराई कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, भटकिए नहीं। ठीक है, और मूल विधि क्लासेस दी हुई हैं, होमगार्ड की दोस्तों डेमो क्लासेस मिल जाएंगी और आपको बता दें दोस्तों स्टैटिक जीके मिल जाएगी, पढ़ लीजिए। और ये हमारा होमगार्ड का बैच दोस्तों 251 रुपये में आप चाहते हैं दोस्तों तो कल 26 जनवरी दोस्तों इसमें आपको ऑफर मिलेगा बहुत ही तगड़ा, तो जा करके लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये आपका 299 यूपी पुलिस का दोस्तों जीके जीएस का रिकॉर्डेड बैच है, अगर इसको चाहते हैं इसमें दोस्तों 26 जनवरी को ऑफर प्राइस रहेगा, तो जा करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।